हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा भाग जो है मेरा उसको बताएंगे। इस अनुप्रयोग में हम एक अनंत लंबाई की तार ले रहे हैं। उस तार द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करने का जो हम प्रयास कर रहे थे उसका सेकेंड पार्ट हम यहां निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का जो हमारा पार्ट चल रहा था उस पार्ट में हमने एक अनंत लंबाई की तार ली थी। उस तार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसका व्यंजक निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट हमने किया था, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसको मैं जरा सा रिवीजन कर लेता हूं उसका, जिससे आपको आइडिया बन जाए कि हमने पहले पढ़ा क्या है। उस पार्ट फर्स्ट में हमने एक तार लिया था जिस तार की लेंथ, जैसे यहां पर बना हुआ चित्र हमारा, जिससे आपको आइडिया बन जाएगा। यहां पर ये जो फिगर हमारा है, इस फिगर में देखिए, ये है। इस फिगर में इस तार की लंबाई अनंत है। अनंत लंबाई के तार को हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस P बिंदु पर हमने तीव्रता निकालने का प्रयास करना है। इस बिंदु P से होता हुआ हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, जिसकी आकृति बेलनाकार है, जिसने इस आवेश को पूरी तरह से घेर दिया है। इसमें हमें 3 सतहें हमें मिल रही हैं। एक सतह S1, S2 दोनों सपाट हैं। एक सतह हमारी S3 है जो वक्रीय है। इन अवस्थाओं में हमने लघुखंड लिए हैं DS1, DS2, DS3, जिनमें चित्र के अनुसार जिनकी दिशा क्षेत्र के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। हमको क्षेत्र हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दिशा इसकी बाहर की ओर लंबवत है। ठीक है ना। तो ये हमारा फिगर है। इस फिगर में हमने एक और चीज निकाली है यहाँ पर कि इस तार में उपस्थित आवेश घनत्व, जिसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, उसका मान क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, जो हमने यहां पर निकाला है। देखिए, आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये निकाला है हमने लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो ये हम कर चुके थे पीछे। और साथ में अब हमें हर पृष्ठ के द्वारा हर पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना था। तो हमने S1 लिया पहले। S1 से हमें जो मान मिला था वो मिला था φ1 इक्वल टू 0। फिर हमने S2 लिया था, उससे हमें मिला था φ2 इक्वल टू 0। फिर S3 लिया था, उससे मिला था φ3 इक्वल टू E इंटू 2πRL, जो हम कर चुके थे। और लास्ट में जो हमें परिणामी मिला था, परिणामी फ्लक्स जो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाएगा, उसका मान था हमारा φE इक्वल टू E 2πRL। एल यहां पर इसकी लेंथ है नंबर 10। तो ये पार्ट फर्स्ट का रिवीजन है। आपको जो मेरा चैनल है, इस चैनल में यह वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखने के पश्चात इस वीडियो को जानने का प्रयास करें। तो इतना हमने वहां पर कर लिया था। अब चलते हैं आगे। हम इस आगे वाले पार्ट में हमें यह लेना है कि हम किस तरह से गॉस प्रमेय का यहां पर अनुप्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहां पर जो हमारी स्थिति है, जो मान मिला है हमको यहां पर इस पृष्ठ में, देखते हैं चित्र में। हम इस चित्र में जो हमारा ये फिगर है, इसमें जो हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ ने इस आवेश को पूर्णतः घेरा हुआ है। और जो हमको यहाँ पर फ्लक्स मिला है, वो फ्लक्स क्या है हमारा? φ इक्वल टू E 2πRL। लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि जो गॉस प्रमेय की कंडीशन है, उसके अनुसार कोई भी आवेश यदि किसी पृष्ठ से घिरा हुआ हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहता है हमारा, उसका मान हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से ज्ञात करते हैं। तो यहां पर भी हमारी यही अवस्था लग रही है, क्योंकि यहां पर जो आवेश हमारा है, यह आवेश पूर्णतः इस पृष्ठ से घिर चुका है, घिरा हुआ है। अतः यहां पर हम गॉस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुसार जो हमें यहां मान मिलेगा, वह मान क्या होगा? वो मान होगा φE, लिखा हुआ मैंने नीचे, ये देखिए, ये मिलेगा φE इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्या है हमारा यहाँ पर
वह आवेश जो आवेश इस पार्ट में उपस्थित है। हमें गॉस प्रमेय से मिला phi इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 में जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी, जो हमने पहले अपने वीडियो में बताई होगी, ऊपर लिखी है वो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये वाला लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 से हम आवेश का मान निकाल लेंगे जो इस तार में, जो तार पृष्ठ से घिरा हुआ है उसमें उपस्थित रहेगा। उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 से मिला हमको यहाँ पर Q इक्वल टू लैम्डा एल, Q इक्वल टू लैम्डा एल हमें यहाँ मिल गया। देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए Q इक्वल टू लैम्डा एल, इक्वेशन नंबर 12। अब इस 12 का मान हम समीकरण में 11 रखते हैं, 12 का मान समीकरण 11 में रखकर हम फ्लक्स का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गॉस प्रमेय से मिलने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा, इसमें हम समीकरण नंबर 12 का मान समीकरण 11 में रखते हैं तो मिलेगा हमको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहुंचने ऊपर हम ये देखिए जो हमारी वैल्यू रहेगी वो देखिए ऊपर, फ्लक्स phi E इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स phi E इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 13। ये Q का मान हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन 13 में जो है मान मिला है वो मान फ्लक्स का है ना, जो गॉस प्रमेय से मिल रहा है। और दूसरी अवस्था जो नीचे की थी हमने यहाँ पर, जो हमने पहले किया था, जो हम अपना आप निकाले थे, उसमें मिला था हमको फ्लक्स phi का मान E 2 pi r l। दोनों मान हमारे फ्लक्स के ही हैं जो हमें इस पृष्ठ से ही मिल रहे हैं। अतः दोनों मान समान राशि के हैं, इसलिए दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इन्हें करेंगे इक्वल। और समीकरण नंबर 10 और 13 से, ऊपर लिखा है मेरा समीकरण 10 और 13 से जो मिलेगा हमको, दोनों का मान समान हो जाएगा और हमें मिल जाएगा E 2 pi r l इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यहां पर L से कट गया L, ये L है लंबाई, ये L है लंबाई, ये कट गया है ना। तो जो पार्ट बच गया वो पार्ट है हमारा इंप्लाइज दैट E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 pi r एप्सिलॉन नॉट। इस पार्ट को नीचे भेज दिया हमने, E यहाँ पर रख दिया। E हमने यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि हमें E का मान निकालना है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, इसको यहाँ पर रख दिया हमने, बाकी पार्ट एक तरफ भेज दिए। नंबर 14। अब इसको हमने शिफ्ट करना है, मान तो हमारा आ गया, लेकिन इसे व्यवस्थित करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इस जो नियत पार्ट है उसको अलग करते हैं, जो मान बदल सकते हैं उसको अलग करते हैं। तो हमने कर दिया यहाँ पर E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूर्णतः नियत है, इनटू लैम्डा अपॉन r, इनमें बदलाव हो सकता है तो चलो कर दिया हमने। नंबर 15। अब एक स्थिति हमको मालूम है कि जब हम पीछे तीव्रता निकाल रहे थे तो वहां था हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम चाहते हैं कि उस रूप में लाना चाहें इसको, तो हम इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं, जिससे इसमें अंतर न पड़े और हमारा वह एम लक्ष्य पूरा हो जाए। तो हम गुणा करते हैं इसमें, समीकरण 15 से, 15 में हर तथा अंश में 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r, समीकरण नंबर 16। तो इक्वेशन नंबर 14, 15 और 16 जो हमारे तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों समीकरण इस अवस्था के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हैं। अब चाहे इसे बोलिए आप, कहीं इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं इसका कर सकते हैं, कहीं इसका कर सकते हैं। जैसी हमारी अवस्था होगी इस स्थिति में हम मान निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये वाला इजी इसलिए है क्योंकि ये वाला पार्ट हमको पूरी तरह से मालूम रहता है कि इसका मान कितना होता है। ये पूरा मान हमने पीछे निकाला हुआ है, इसका मान कितना होता है। तो हम इस मान को आराम से यहाँ पर रखकर, इनके मान को रखकर ई का मान आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको इन सब मानों को रखना पड़ेगा, इसका मान रखा, इसका मान रखा, इसका रखकर तब परिणाम निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए जरा टफ है। तो एक नई, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हमको आसानी होगी, लेकिन तीनों हमारे सूत्र हैं जिनसे हम इस स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, सूत्र हमारा आ गया, लेकिन यहां हमें चलता है पता
यदि हम सभी को देखें सभी इक्वेशंस को जो हमने लिखी है यहाँ पर, इन इक्वेशंस में हमको एक चीज चल रही है पता कि सभी इक्वेशंस में चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, किसी में एल नहीं है। तो जो सूत्र रहता है हमारा, सूत्र जिस राशि का होता है तो उस राशि के सूत्र में जो भी राशियां होती हैं वह राशि उन राशियों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। मतलब इस ई का मान इन राशियों में पूर्णतः डिपेंड रहेगा, यदि ये बदलेंगे तो ये भी बदलेगा, ये मतलब हुआ इसका, है ना, निर्भरता होती है। और यहाँ हमारा एल नहीं है, लंबाई नहीं है, इसका मतलब ई का मान लंबाई में डिपेंड नहीं करता है। तीव्रता का मान लंबाई चाहे जितनी अधिक हो, चाहे हमारी लंबाई अनंत हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा कम हो ज्यादा हो, अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको एल का मान मिल ही नहीं रहा है। एल का मान बदलने पर यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। अतः अनंत लंबाई के आवेशित तार द्वारा उत्पन्न तीव्रता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है और बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बटे में, ये देखो ना आर बटे में है हमारा, जो डिस्टेंस हमारी थी, चित्र में दिखाता हूं वो फिगर जो हमारा चित्र बना था, इस चित्र में जो हमारा आर है, ये आर, इस आर का मान यहां बटे में आ रहा है। अतः ये जो तीव्रता हमारी है इस आर के व्युत्क्रमानुपाती हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। और दिशा कहां है तीव्रता की, लंबवत बाहर की ओर, दिशा कहां है इसकी, लंबवत बाहर की ओर होती है। अब एक और चीज हमारी यहां पर बनती है, यदि यहां पर हमारा कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमको जो लैम्डा है जिसे बोल रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो वो नियत मिले, फिक्स मिल जाए, तो ऐसी अवस्था में समीकरण 14 से ले, 15 से ले या 16 से ले, सभी से हमको E प्रोपोर्शनल टू 1/r मिल जाता है। क्यों, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ये पार्ट है ना, जो तो पार्ट तीनों में है हमारे, जब ये सारे पार्ट्स, ये वाले, ये वाले, ये सारे नियत हो जाएंगे, जैसे इसमें केवल r बचेगा जो वेरिएबल रहेगा। अतः r को अलग करके सारी अवस्थाओं को नियत बना के हम शो कर सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये भी एक सूत्र बनता है, ये भी एक अवस्था हमारी है कि यदि हम रेखीय आवेश घनत्व को नियत कर दें, यदि नियत की अवस्था मिल जाए तो हमको E का मान प्रोपोर्शनल टू 1/r प्राप्त होता है। तो ये सारी कंडीशन है हमारी। इस कंडीशन के द्वारा हम गॉस प्रमेय के पहले अनुप्रयोग से अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूत्र है हमारा, जिससे हम अवस्था निकाल सकते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये किया है, सूत्र निकाला है, इस सूत्र में हमको दोनों भाग जो हैं वो साथ देखने पड़ेंगे। जो मेरे वीडियो बनाए हैं मैंने चैनल में, तो आइडियल क्लासेस के जो चैनल हमारा बना है, उस चैनल के वीडियोस जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हैं, आप साथ देखें, जिससे आपका एक लिंक बन जाए और आप आराम से इसको समझ सकें, ठीक है ना। तो ये पहला अनुप्रयोग हमारा है, अनंत लंबाई का तार, उस तार से r दूरी पर एक बिंदु से घिरा हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ, जिस पृष्ठ में आवेश को पूरा घिरा हुआ है, उसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान हम कैसे निकालेंगे। ऐसी अवस्था में आप इस तरह से सूत्र को निकाल कर परिणामी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक हमने पूरा किया। इसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट्स को आप साथ देखें, जिससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाए। इस दोनों पार्ट्स को मिला के गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग हमारा पूरा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो लगातार मिलते रहे, है ना। और यदि कोई समस्या आपकी है, दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे मैं आपको बताने का प्रयास कर सकूं, सुधार करने का प्रयास कर सकूं, जिससे आपको और ढंग से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत सारा ज्ञान देगा। बाय।